बड़ा हो जाएगा। मास्टरबेट कर लो, यू विल इंक्रीज द साइज। ये 4 इंचेस या 4.5 इंचेस तो होना ही होना चाहिए। अगर 7 इंचेस 6.5 इंचेस अगर है तो उसका कहने ही क्या है भाई, क्योंकि नॉर्मली जो आपका कम से कम 40 to 45 स्ट्रोक्स होने चाहिए, 20 मिनट तक 25 मिनट तक एक सेक्सुअल एक्टिविटी लास्ट करनी चाहिए। मतलब 50 to 60 ईयर्स वाले जो लोग इस समय सेक्सुअल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनकी सेक्स लाइफ, हम सब जो लोग हैं ना, जो इतना मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मतलब फैमिली है, EMIs हैं दिमाग पे, उनसे बहुत अच्छी है। बिकॉज So you're saying कि 50 to 60s के एज में जो लोग होते हैं, they are having frequent sex. Yes, these people are having not just frequent sex, like the better sex than us. जो मेरी सेक्स जितना अच्छे से मैं नहीं कर पाता था, अल्कोहल के 120 ml 3 पैक पीने के बाद में I am a beast, मैं कम से कम 40 मिनट तक चल सकता हूँ। एक फीमेल की अर्जेस ज़्यादा हैं। Okay. बहुत केसेस में ऐसा देखा है कि फीमेल वांट्स मोर। फीमेल्स को सबसे अच्छी जो चीज़ करनी चाहिए वो करनी चाहिए द टर्न अराउंड while you are on the top, turn around with your body weight, not letting the body weight fall on the male candidate. अगर आप ऊपर की पोजीशन पे हो और अगर आप टर्न अराउंड करो, एक तरीके से मूव कर रहे हो, मूविंग ऑल द लाइक लेटिंग द पेनिस टच ऑल द वॉल्स ऑफ द वजाइना। ड्यूरिंग द सेक्स भी किसी को हार्ट अटैक आ सकता है। यस, बहुत लोगों को आया है, बहुत अपने न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे इसके लिए। Okay. दिस गाय 65 years old died while having sexual activity. बहुत ज़्यादा चीज़ों को स्पाइस अप करने के लिए पीपल आर डूइंग रोल प्लेज, BDSM, हर चीज़ इज इनटू पिक्चर। बट आपको क्या लगता है कहाँ पर उस चीज़ का एक फुल स्टॉप होना चाहिए? Penile fractures in BDSM. सेक्स बेकार होने की वजह से कितने डाइवोर्स होते हैं? सेक्स की वजह नहीं, सेक्स बहुत बड़ी वजह है डाइवोर्स का। तो आप ये कह रहे हो कि जो भी लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं और जिनको भी हम जिम में देखते हैं प्रॉपर बॉडी के साथ, इतना ज्यादा पम्प्ड अप बॉडी के साथ, मेरे पेशेंट्स हैं, दे आर नॉट गुड सेक्सुअली। तो अगर एक मेल बचपन में नॉर्मल था और उसके बाद उनके साथ ऐसी कोई एक्टिविटी हुई तो उनमें वो गे लाइक फीचर्स डेवलप हो जाते हैं, बहुत हद तक हो जाते हैं। हाय डॉक्टर संकल्प, वेलकम टू रियलिटी। हेलो मैडम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आज हम एक टैबू टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, तो आपको ऐसी थोड़ी फीलिंग आ रही है टैबू वाली? मेरा काम ही यही रहा है शुरुआत से, तो आई फील रियली ग्लैड कि मैं आपके प्लेटफॉर्म से इस चीज़ को मतलब बता पाऊंगा कि व्हाट एक्चुअली इज गोइंग इन द फील्ड। करेक्ट। ये बात करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टीनेजर्स में 90% टीनेजर्स इस गिल्ट में रहते हैं, उनको पता नहीं होता व्हाट इज मास्टरबेशन गुड बैड, दे फील गिल्टी अबाउट इट कि हम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। प्लस आजकल सेक्स एजुकेशन स्कूल्स में नहीं दी जाती है, कॉलेजेस में नहीं दी जाती है, और सबका ओनली सोर्स ऑफ सेक्स एजुकेशन आर पॉर्न वीडियोस या ये सब दोस्तों से बात कर ली। तो आई वांट कि इसमें हम इस पॉडकास्ट में हम हर एक चीज़ क्लियर करें कि जो भी लोगों को लगता है गलत है सही है। तो स्टार्टिंग विद मास्टरबेशन, जैसे कि हमको हमारे गुरुज हमारे धर्म में भी सिखाते हैं कि हमारा सीमन सबसे वाइटल इंग्रेडिएंट, मतलब वाइटल एलिमेंट है बॉडी का, एंड वी शुड प्रिजर्व इट, वी शुड प्रोटेक्ट इट। उसको ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। प्लस ऐसे मूवमेंट, ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स भी हैं, नो नट नवंबर, नो फैप कल्चर, जो अभी चल रहा है, ये सारे कल्चर जो चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, इज इट गुड बैड, व्हाट डू यू थिंक? सो मास्टरबेशन बेसिकली ना एक बहुत ही ऐसा टॉपिक रहा है कि बहुत अलग अलग लोगों के अलग अलग फ्रेटर्निटी से, या फिर कह लूँ अलग अलग पैथीज से, चाहे वो एलोपैथ हो, आयुर्वेद हो और होम्योपैथ, यूनानी, एनीथिंग, इसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। बट एज अ कंसल्टेंट, अगर मैं दिन के 100 मरीज उसी चीज़ के देख रहा हूँ और अगर उनका एक सबसे प्राइमरी जो हिस्ट्री निकल के आ रही है, बिकॉज हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज हिस्ट्री इज हिज स्टोरी। सो हिस्ट्री मेडिकल फील्ड में बहुत ज़रूरी है, और सबकी हिस्ट्री में एक चीज़ कॉमन आ रही है कि बहुत अर्ली एजेस से मास्टरबेशन उन्होंने शुरू कर दिया है। सो 13, 14 एंड 12 ऑल्सो। सो 11 से, आज की डेट में 11 से स्टार्ट हो गया है। बट अगर हम मिलेनियल्स की बात करें, 90s के पहले की लोग की बात करें, तो उनके टाइम में ये चीज़ 15 से स्टार्ट हो रही थी। अब ये चीज़ ग्रेजुअली मतलब घट के 11 साल पे चली गई है लोग। लेकिन पॉइंट ये है कि कितनी फ्रीक्वेंसी में आप कर रहे हो। Masturbation is all about frequency. It's a natural process. Yes, you are allowed to enjoy it. Yes, but अति किसी भी चीज की बुरी है। तो ये अति जो लोग कर रहे हैं ना, कि
लोग बता देते हैं, उनके फ्रेंड्स बता देते हैं 12 साल 15 साल में कि मास्टरबेट कर लो बड़ा हो जाएगा, मास्टरबेट कर लो यू विल इंक्रीज द साइज. सो ये लोग दिन में 5 बार 6 बार 8 बार तक कर रहे हैं. एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज गोइंग फ्रॉम द एज ऑफ 12 to 18. जब वो एक्चुअल में किसी पार्टनर के साथ आ रहे हैं. सो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है. अब वो 18 साल पे इतना ज़्यादा अपनी हेल्थ को लेकर डिप्रेस्ड हैं. अगर आप समझ लो ना, अगर जो एक दूध होता है, दूध से लास्ट बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है? घी के बाद कुछ नहीं निकलेगा, है ना. तो बेसिकली ब्लड के बाद में सारी प्रोसेसेस कवर करने के बाद में जो आखिरी में एक बाय प्रोडक्ट बनता है वो है सीमन. वो अगर आप ऑल टुगेदर डिस्चार्ज करते चले जा रहे हो और उसकी एक प्रोडक्शन कैपेसिटी है कि भाई इतने टाइम में स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि एक मेल में पूरा स्पर्म बनाने की प्रक्रिया है, वो पूरी हो रही है. अगर इतने टाइम से ज़्यादा में आप उसको डिस्चार्ज कर रहे हो तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. और अगर इम्पोटेंसी की तरफ जा रहे हैं और बेसिकली पेनाइल वेन्स की तरफ जा रहे हैं, पेनिस को या ऑर्गन को, मेल ऑर्गन को आदत नहीं है हाथों के प्रेशर की. दीज हैंड्स कैन मतलब ये 100 किलो भी उठा सकते हैं. On the contrary, that is a very soft organ. It has a skin just like inside your mouth. तो अगर उतना सॉफ्ट ऑर्गन अगर इस तरीके से मिसयूज करेंगे या एक्सप्लॉइट करेंगे, मोर ओवर या अब्यूज करेंगे, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कहीं ना कहीं. एक्चुअली हम भी कुछ साइकोलॉजिकल केसेस डील करते हैं, तो उसमें हमें ये पता लगता है कि बच्चे तब से मास्टरबेट करना स्टार्ट कर देते हैं जब उनको पता भी नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं. मतलब उनको ये नहीं पता कि दिस इज कॉल्ड मास्टरबेशन, इज इट गुड बैड. वो बस अपने बॉडी पार्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं एंड वो नेचुरली उसको करना स्टार्ट कर देते हैं एंड दे फील कि इसमें हमें अच्छा लग रहा है और तब से ही वो उसको चालू करते हैं. मोर ओवर नहीं करते हैं तो ग्रुप में भी एक वो ऐसा वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना बच्चे के, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, अच्छा तुम्हारा ऐसा एक्सपीरियंस था, अच्छा मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था. सो उनको एक इंक्विजिटिवनेस आती है कि वहाँ पे वो उनकी चेष्टा बढ़ जाती है कि क्या चीज़ है. तो जो नहीं जा रहा है ना उस रोड पे, वो भी उस बात पे चलना स्टार्ट कर देता है. सही कह रहे हो आप. बट अभी ये भी कहते हैं कि मास्टरबेट करने से जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही है. और आपने भी ये बात करी कि कितना कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है. तो आप दोनों के लिए कैटेगराइज करो कि फॉर गर्ल्स एंड फॉर गाइज हाउ मच मास्टरबेशन इज एक्चुअली ओके इन मेडिकल टर्म्स. एक वीक में 1 से 2 बार किया जाए तो कहीं पे भी नुकसान नहीं होता है. अगर मंथ में हम देख रहे हैं 4 टाइम्स या 5 टाइम्स भी किया जाए तो नुकसान नहीं होता है. और अगर नहीं भी किया जाए तो भी नुकसान नहीं है. ऐसा नहीं है कि आई एम प्रिस्क्राइबिंग दिस. ऐसा है कि एक नेचुरल प्रोसेस होती है नाइटफॉल, है ना. तो जिसे कहेंगे स्वप्न दोष, जिसे हिंदी में कहते हैं. तो वो भी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि अगर एक्सेसिव सीमन होगा बॉडी में तो वो अपने आप रात में इजेक्ट आउट हो जाएगा. और अगर ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरे को नाइटफॉल 15 दिन में 10 बार हो गया, दैट इज़ अ प्रॉब्लम, दैट इज़ टू बी एड्रेस्ड. तो और ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम फीमेल्स के बारे में बात करें, सो सेक्सुअल स्टिमुलेशन फीमेल्स के लिए भी इज़ वेरी मच नॉर्मल एंड वेरी मच इट शुड बी हेल्दी ऑल्सो. सो प्राइमरीली अगर हम वीक में अगेन ट्वाइस, in a month again 4 times 5 times not more than 6 times, अगर हम इस फ्रीक्वेंसी से जा रहे हैं और किसी मंथ में ऐसा भी हो सकता है कि वी आर बिजी, हम उस चीज़ को नहीं करा, तो वो सब चीज़ें क्या एक नेचुरल हेल्दी हार्मोनल बैलेंस को क्रिएट करता है. और कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ को ठीक मानता हूँ. ओके. आपके लिए सेक्स क्या है? हाउ वुड यू डिफाइन इट? बिकॉज जैसे कहते हैं हमारी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स आर द वंस व्हिच वी कांट टेल अदर्स. यस. सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज सेक्स अकॉर्डिंग टू यू? सेक्स इज बेसिकली अ प्लेजरस इवेंट जो कि हमें एक सिंक बैठाता है 2 सोल्स के बीच में. ठीक है. इट शुडंट बी शेयर्ड विथ एनीवन एंड एवरीवन, अकॉर्डिंग टू मी, ओनली मी. बिकॉज हमने जो मेंटल हेल्थ वाली जो प्रॉब्लम्स देखे हैं, जो डिप्रेशंस देखे हैं, वो उन लोगों में देखे हैं जिनके मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैं. वो क्योंकि साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा वीक होते हैं. बिकॉज दीज पीपल आर, इफ दे आर मैरिड, दीज पीपल आर चीटिंग विद समवन हु इज एट होम. और साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस के, हाँ, इफ आई एम चीटिंग विद समवन, मेरे को लगेगा कि मेरे साथ भी चीट हो सकता है. ऑन द कॉन्ट्ररी इफ़ वी आर वेरी मच ईमानदार एंड इफ़ वी आर वेरी मच मतलब बहुत विजिलेंट हैं और हम अपना सेक्सुअल नीड्स को एक ही जगह पूरा कर रहे हैं या फिर ईमानदारी सब कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पे मेंटल प्रॉब्लम्स नहीं आती, मेंटल हेल्थ के इश्यूज नहीं आते. Okay. तो ये चीज़ क्या है, एक
एक एक्टिविटी है जिसमें आपकी दो सोल सिंक होती हैं, जिसमें एनर्जीज एक्सचेंज होती हैं। अब वो अगर नेगेटिव एनर्जी है ना, तो नेगेटिविटी आप लेकर जाओगे, इट विल नॉट बी फॉर अ गुड, दैट सेक्सुअल एक्टिविटी विल जस्ट बी फॉर द प्लेजर, बट अल्टीमेटली यू आर लेफ्ट विद अ गिल्ट फीलिंग। तो एनर्जीज को आपको ऑब्वियसली यू चूज योर एनर्जीज। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। और भी बहुत सारी मिसकंसेप्शंस रहती है सबके अराउंड। आप एक चीज़ क्लियर करो, दैट द साइज रियली मैटर। आपको क्या लगता है इस बारे में? साइज मैटर करता है, इसीलिए दो जोड़ियां जब बनती हैं तो एक छोटा आदमी और एक बहुत लंबी महिला या लेडीज़ का वो नहीं होता है, शादी नहीं होती है। एवरीथिंग इज मैच्ड, हेल्थ, हाइट, वेट, एवरीथिंग इज मैच्ड, उसके बाद ही शादियां होती हैं। और उसी से ये चीज़ आती है कि भाई साइज एक्चुअली में उसके ऑर्गेज्म के लिए, उसके प्लेजर के लिए वो दोनों बॉडीज आपस में कंपैटिबल होनी चाहिए। So in a sense you are saying that dick size is related to the height of the person? Somewhere. Okay. Yes. I have recorded with the before and after cases। ये चीज़ हमने देखी है, कम से कम अगर मैं केस स्टडी की बात करूँ, मेरे पास 1 लाख केस हैं इसके लिए। 1 लाख केस, मतलब ऑन माई फोन, एंड वी गेट द फोटोज एंड एवरीथिंग। 1000 अगर स्टडीज हम देख रहे हैं ना, इसमें 1000 पेशेंट को आइसोलेट करते हैं उसी एज ग्रुप के। अच्छा। तो एक हम कोहॉर्ट स्टडी एक अपने अंदर ही इंटरनल उसमें करते रहते हैं। सो 98% हमने इस चीज़ को देखा है कि जो हाइट और वेट होगा इंसान का, उस हिसाब से उसका साइज होगा। अगर वेट बहुत ज़्यादा होगा तो फैट एरिया बहुत ज़्यादा होगा, सो पेनिस कहीं ना कहीं श्रिंक कर जाता है अंदर। ऐसे बहुत केसेस देखे गए हैं। तो हाइट, वेट एंड हेल्थ obviously matters for the size, and जैसे कि आप एनाटॉमिकली देखेंगे ना, 50% of the penis is inside, मसल जो पेनिस की 50% is outside। अगर आप कोई भी एनाटॉमिकल उसका वो देख लें तो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ एनाटॉमी ऑल्सो, सो आई कैन टेल दिस। सो ये चीज़ क्या है, कहीं ना कहीं बहुत सारी वेन्स होती हैं और साइज मेरे ख्याल से मैटर नहीं करता है। जहाँ पे फर्स्ट 3 centimeters of the vagina only has the those neurons जो कि एक्चुअली में प्लेजर देने के काम करते हैं, जस्ट एज द क्लिटोरस, इट्स आउटसाइड द बॉडी। सो दैट इज फॉर द प्लेजर, एंड व्हेन इट इज रब्ड, व्हेन इट इज लाइक स्टिमुलेटेड, यू ऑट टू फील ऑर्गेजमिक। सो जब आप सिर्फ क्लिटोरस को ऑर्गेजम करके स्टिमुलेट करके अगर ऑर्गेजम पा सकते हो, सो हाउ डज साइज कम इनटू अ क्वेश्चन? There was no penetration, it was just a stimulation, and the girl can ejaculate even, discharge even। तो अगर ये चीज़ है तो साइज क्वेश्चन कहाँ से आया? ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम इंटरकोर्स की बात करते हैं जहाँ पे पेनिट्रेशन इन्वॉल्व होता है, सो ऑब्वियसली द बिगर द बेटर, एस्थेटिकली ऑल्सो, एंड यू ऑट टू फील अ कॉन्फिडेंट मैन ऑल्सो, बिकॉज दैट इज अ कॉन्स्टेंट चीज कि भाई देखो, कम से कम ये 4 inches या 4.5 inches तो होना ही होना चाहिए। अगर ये चीज होती है, सेक्सुअली भी आप बहुत खुश रहते हो किसी भी एज ग्रुप में, और कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंट भी रहते हो। और अगर 7 inches 6.5 inches अगर है तो उसका कहने ही क्या है भाई, कि इट्स वंडरफुल। सो साइज डज मैटर, बट सबके लिए नहीं। बहुत लोगों को उतने ही में ही ऑर्गेज्म और बहुत खुश हैं। मतलब किसी एक बहुत बड़े साइज वाले इंसान की अगर मैं सेक्स लाइफ बात करूं तो हो सकता है फ्लैसिड पेनिसेस हों, मतलब उतने हार्ड नहीं हो जितने होने चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर छोटे साइज वाले अगर मैं लोगों की बात करूं, उनके हार्ड पेनिस हैं लेकिन छोटे हैं, लेकिन उनकी सेक्स लाइफ वंडरफुल, इट्स डूइंग वंडर्स। सेक्सुअली एक्टिव पीरियड एक मेल और एक फीमेल में कितना होता है एज वाइज? कि एक फीमेल कब तक सेक्सुअल अर्जेस फील करती है और एक मेल कब तक करता है अकॉर्डिंग टू द एज? एक फीमेल की अर्जेस ज़्यादा हैं। बहुत केसेस में ऐसा देखा है कि फीमेल वांट्स मोर। अब हम इस चीज़ से उनको हम निम्फोमेनियाक्स नहीं एड्रेस कर देंगे, या अगर मेल पार्टनर में अर्जेस ज़्यादा होंगी तो वो एफ्रोडेजियाक्स नहीं है। लेकिन हर आदमी की अपनी नीड है। अगर हम एज वाइज देख रहे हैं, 40 years के बाद में अर्जेस बहुत बढ़ जाती हैं। बढ़ जाती हैं। 50 years के बाद में अर्जेस बहुत अच्छी रहती हैं। मतलब 50 to 60 years वाले जो लोग इस समय सेक्सुअल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनकी सेक्स लाइफ, हम सब जो लोग हैं ना, जो इतना मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मतलब फैमिली है, EMIs हैं दिमाग पे, उनसे बहुत अच्छी है।
बिकॉज वो So you're saying कि 50 to 60s की एज में जो लोग होते हैं they are having frequent sex. Yes, these people are having not just frequent sex, like the better sex than us. आप मेरे को ये बताओ, if any guy is watching this, जी. something about the G spot या फीमेल सेक्सुअल पार्ट के बारे में कुछ ऐसा जो लड़कों को नहीं पता, बट अगर उन्हें पता लगेगा तो दे विल बी बेटर एट इट. सो बेसिकली पेनिट्रेशन, लड़कों को हमेशा ये लगता है कि डीप पेनिट्रेशन की तरफ वो लोग भागते हैं, और ये हर कोई करता है. तो जितने भी नर्व एंडिंग्स जो सबसे मैक्सिमम तौर पे होती हैं वो वजाइना के लेबिया वाले पार्ट पे होती हैं, क्लाइटोरस वाले पार्ट पे होती हैं, विद इन द 3 सेंटीमीटर्स ऑफ द वजाइना. अगर आप उस चीज़ को स्टिमुलेट करते हो, या आप एक नॉर्मली डीप पेनिट्रेशन ना करके थोड़ा सा ऊपरी साइड पे पेनिट्रेट किया और उसको थोड़ा स्टिमुलेट करते हो और फोरप्ले के दौरान उस चीज़ के ऊपर रब करते हो, तो फीमेल को विद इन 20 स्ट्रोक्स या 25 स्ट्रोक्स ही ऑर्गेजम हो जाता है, वो डिस्चार्ज हो जाती हैं. ऐसा चीज हमने बहुत बार देखा है, लेकिन लोग डीप पेनिट्रेशन के चक्कर में उस चीज को रफ सेक्स बना लेते हैं, लेकिन इन दी एंड सामने वाला इंसान इज इन पेन. सामने वाले इंसान को बहुत मजा नहीं आ रहा है, शी मे शो मजा आ रहा है, लेकिन बहुत लोगों को डीप पेनिट्रेशन भी पसंद होता है, लेकिन आफ्टर अ टाइम, आफ्टर एटलीस्ट 8 years ऑफ सेक्स लाइफ के कांस्टेंट सेक्स लाइफ चल रही है. बट अगर आगे वाले पार्ट को आप लेबिया माइनोरा और मेजोरा, 2 चीज़ें होती हैं, क्लाइटोरल एंड पे होती हैं, तो अगर आप इनको स्टिमुलेट ज़्यादा करोगे वाइल इन द फोरप्ले, सो दैट इज़ द बेस्ट सेक्शुअल प्रैक्टिस दैट यू कैन डू, एंड दैट इज़ द वेरी ईजी सेक्शुअल प्रैक्टिस. अगर टाइमिंग आपकी कम भी है तो भी सामने वाला, एंड यू कैन इंजॉय एट अ लेवल वेयर आधा घंटे 40 मिनट तक जो लोग इंजॉय कर रहे हैं. ठीक है, अब इसको ऑपोजिट कर देते हैं कि लड़कियों को आप ऐसी क्या बात बताना चाहोगे जिससे वो अपने पार्टनर को और ज़्यादा इस प्रोसेस को एंजॉय करवा पाए. सो लड़कियों के लिए रोल प्ले वाला एक सबसे बड़ा पार्ट होता है, बिकॉज रोल प्ले बहुत बार मेल एंड पे हमने देखा है बहुत ईजी नहीं हुआ है, बिकॉज अगेन गिवर रिसीवर वाली बात है. लेकिन अगर रोल प्ले के लेवल पे अगर फीमेल्स अपने पार्टनर के साथ में उन सारी चीज़ों को, जितनी भी कॉन्वर्सेशंस हुई हैं, जो भी घर की चीज़ें चल रही हैं, जो भी लड़ाई हुई है, उसको साइड करके किसी एक रोल प्ले में आ जाती है, तो वो सारी चीज़ें साइडलाइन हो जाती हैं. इन टर्न मेल कैंडिडेट जो है ना, उसको सेक्स करने में एक नेक्स्ट लेवल का एक आउटकम मिलता है, एंड वो भी अपनी इन पावर्स को उसको पता नहीं होता है. लेकिन वो अगर आप नर्स बन के आए हो, तो आप अगर नर्स को सोच के अगर आप कर रहे हो ना उस चीज को, तो कहीं ना कहीं उसको डाइवर्टेड भी होता है, वो लंबा भी चलता है और बहुत अच्छी सेक्सुअल लाइफ रहती है. लेकिन फीमेल्स को सबसे अच्छी जो चीज करनी चाहिए वो करनी चाहिए द टर्न अराउंड while you are on the top. Turn around with your body weight, not letting the body weight fall on the male candidate. अगर आप ऊपर की पोजीशन पे हो और अगर आप टर्न अराउंड करो, एक तरीके से मूव कर रहे हो, मूविंग ऑल द लाइक लेटिंग द पेनिस टच ऑल द वॉल्स ऑफ द वजाइना, दैट इज द बेस्ट फीलिंग दैट अ गाय इज हैविंग when it is concerned with females trying to give pleasure, extra pleasure to the male candidate. सो डॉक्टर, अभी हमने बात करी साइज़ की. हम बहुत सारी एड्स ऐसी देखते हैं कि आप ये मेडिसिन खा लो तो आपका सेक्स टाइम बढ़ जाएगा या साइज़ इंक्रीज हो जाएगा, आप बेटर हो जाओगे सेक्स में. तो आपको लगता है ये मेडिसिन वर्क करती हैं? इसका पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताता हूँ मैं. इसका MOA है कि ये आप खाते हो, इसके बाद में हार्ट बहुत तेज़ पंप करने लगता है. सो ये पूरी बॉडी में ब्लड फेंकता है, और पूरी बॉडी में ब्लड फेंकेगा तो इन टर्न पेनिस विल गेट वेरी मच इरेक्ट. जितनी क्षमता नहीं होगी वो दवा उसको और तेज काम कर रही होगी. लेकिन उसके साइड इफेक्ट क्या है? डिप्रेशन, हार्ट अटैक, इवन विजन लॉस, इस तरीके की डिप्रेशन से. बिकॉज आंखों में भी आंखें लाल हो जाती हैं. आप अगर 100 mg 50 mg की वाइग्रा खा लो, आंखें लाल हो जाएंगी, सर दर्द होने लगेगा. सो इसके साइड इफेक्ट्स हैं ये सब. बिकॉज अगर बॉडी में सिर्फ उस दवा को, उस हार्ट को नहीं पता है कि पेनिस की तरफ ब्लड फेंकना है, वो पूरी बॉडी में फेंकेगा, तो कहीं ना कहीं इंटरनल ऑर्गन्स भी डैमेज हो रहे हैं. क्या आपके पास कोई ऐसा केस आया कि वाइग्रा या कुछ भी सिमिलर मेडिसिन खाने की वजह से किसी को कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो गई? लॉट ऑफ केसेस. मतलब मेरे पास ऑनलाइन कंसल्टेशंस में पर डे अगर मैं 50 कंसल्टेशंस भी अगर कर पाऊंगा ना, तो मेरे को 5 कंसल्टेशंस ऐसे मिल जाएंगे कि सर मैं 3 साल से, 2 साल से, 1 साल से वाइग्रा खा रहा हूँ, अब मेरे को सर डायबिटीज़ हो गई है, मेरे को बीपी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. डायबिटीज़ तो चलो हम उसको फैमिली उसमें ट्री में देख लेते हैं कि भाई हेरिडिटरी है कि नहीं, बट बीपी की प्रॉब्लम उसको उसी के बाद हुई है. एंड दिस गाइज एज इज 29. और हार्ट अटैक के केसेस भी आपने देखे हैं सिमिलर एंड पे, कि अगर हार्ट बीट कर रहा है और एक भी बीट मिस कर दी
हाँ. या बहुत ज़्यादा तेज़ वो कर रहा है एंड यू गो ऑन लाइक और यू टेक सम अदर ड्रग और आपने कुछ और ऐसा ले लिया है, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी कैफीन हो गई है शरीर में, तो कहीं ना कहीं बॉडी उस चीज़ को क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी। और अगर उस रेजिस्टेंस में आप अगर हॉस्पिटल लैंड कर रहे हो तो सेक्स लाइफ तो एक तरफ, यू विल बी लाइक प्रॉब्लम इन अदर वेज। वाइग्रा खाने के बाद ड्यूरिंग द सेक्स भी किसी को हार्ट अटैक आ सकता है? यस, बहुत लोगों को आया है, बहुत आपने न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे इसके लिए कि दिस गाय 65 years old died while having sexual activity। ऐसा बहुत बार हुआ है, लेकिन ये चीज़ बहुत टाइम बाद आता है, ये चीज़ बहुत एक्सप्लॉइट करने के बाद आता है। एक बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार खाने से नहीं हो रहा है, लेकिन जो बॉडी की नेचुरल क्षमता है, एक पेनिस के फूलने की एक इतनी अगर क्षमता है, वाइग्रा उसको इतना कर रही है। लेकिन व्हाट इफ आप वाइग्रा नहीं उसके बाद खाओ, तो पेनिस जब अपनी क्षमता से रहेगा ना तो भी फ्लैसिड कंडीशन में रहेगा, वही उसी को हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। सो डॉक्टर, ऐसा कहा जाता है कि हेलमेट पहन के ही हमें ड्राइव करना चाहिए, तो अगर इसको इस कॉन्टेक्स्ट में लेके चले तो कॉन्डम के साथ सेक्स करना चाहिए, ये एडवाइजेबल होता है हर लिहाज से ही, सेक्सुअल डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। बट स्टिल बहुत सारे मेल्स के साथ ये कंसर्न होता है कि विद द कॉन्डम उनको इतना प्लेजर नहीं आता है। सो व्हाट डू यू थिंक, ऐसा सच में होता है या ये बस एक बहाना है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ आपने सबसे पहले तो पूछी है, बिकॉज ये वास्टली बहुत वैरी कर रही है पर्सन टू पर्सन। बहुत लोग कॉन्डम के साथ ही सेक्स करना चाहते हैं, बहुत लोग, क्यों, रीज़न बिहाइंड टाइमिंग बढ़ जाती है उनकी, क्योंकि पेनिस के ऊपर जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो सेकेंड लेयर में आ जाते हैं, तो उतनी जल्दी वो इजैकुलेट नहीं करते, तो कॉन्डम के साथ टाइमिंग इज़ बेटर। ऑन द कॉन्ट्रेरी, उन लोगों की कॉन्डम के साथ टाइमिंग एकदम से घट जाती, कॉन्डम के बिना टाइमिंग एकदम से घट जाती है। दीज पीपल सी से कि मैं सर 4 बार 5 बार टू एंड फ्रो आगे पीछे करता हूँ और मैं डिस्चार्ज हो जाता हूँ। ऑन द कॉन्ट्रेरी, हम कॉन्डम के साथ में कम से कम 25 से 40 बार तक मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम को अपनी लेकर जा सकते हैं। लेकिन फीमेल्स और मेल्स की बात करें, जो लोग कॉन्डम जिन्होंने शुरुआत से यूज़ नहीं किया है वो उसी तरीके से अकस्टम हो गए हैं। फीमेल्स भी बहुत बार कॉन्डम्स को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, क्योंकि जो स्किन टू स्किन टच है वो खत्म हो जाता है। आपने एड्स में भी देखा हो जाए, इट फील्स लाइक स्किन, सो इट्स बेसिकली नॉट, लेटेक्स को स्किन एक तरीके से बना लेता है, और उसके ऊपर जो वेन्स होती हैं पेनिस के ऊपर, दैट ऑल्सो इज अ प्लेजर पॉइंट फॉर द फीमेल्स, तो वो सब सेकेंड लेयर में आ जाती हैं। इस वजह से कॉन्डम बहुत ज़रूरी है, लेकिन किसकी चॉइस है किसकी नहीं है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर रहा है कि उनके सेक्सुअल प्लेजर्स बिना कॉन्डम के कैसे हैं, उनके सेक्सुअल प्लेजर्स विद कॉन्डम कैसे हैं। बहुत सारे, अभी मैंने सिंगापुर गया था, आई सॉ दिस, वहाँ पूरी मार्केट है इस चीज़ की, पूरा मॉल है इस चीज़ के लिए। दे हैव स्पाइक्ड कॉन्डम्स, उसमें स्पाइक्ड 1-1 सेंटीमीटर्स के हैं, मतलब द बॉल दैट यू गेट ना इन मार्केट, अंदर लाइट जल रही होती है, बच्चों की स्लाइम जैसी बॉल होती है, वैसे कॉन्डम्स आ रहे हैं। सो दिस इज जस्ट फॉर प्लेजर्स टू फील मोर फ्रिक्शन। तो ये चीज़ क्या है, कॉन्डम्स में फ्रिक्शन खत्म, बहुत कम हो जाता है, जो स्किन टू स्किन एक जो अंदर बाहर जाने की प्रक्रिया है वो कम हो जाती है। इस वजह से बहुत लोगों को पसंद नहीं है। लेकिन हम 90% क्या, 80% क्या, 70% पेशेंट्स को अगर हम बोलेंगे ना, कहते हैं सर मैंने आज तक जिंदगी में यूज़ ही नहीं किया। अच्छा, आज तक जिंदगी में यूज़ नहीं किया है, लेकिन हाँ पुल आउट टेक्निक से मैं हर चीज़ को सेव कर लेता हूँ, और STDs, STIs इन सब को रोकने के भी काम आता है। सो मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स जिनके हैं उनको कॉन्डम यूज करना ही करना चाहिए। ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर सिंगल सेक्स पार्टनर है कॉन्डम यूज करने की आवश्यकता नहीं है। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू गेट मैरिड टू दिस गाय, दिस पर्सन, तो आपको मतलब पुल आउट टेक्निक आप यूज कर सकते हो, इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत कम रहते हैं। लेकिन कॉन्डम ओवरऑल आप देखा जाए इट्स अ गुड हेल्दी हैबिट। सो आप को ऐसे भी केसेस आपके सामने आए हैं, या फिर मतलब ये तो होता ही है दैट फीमेल्स यूजुअली फेक देयर ऑर्गेज्म? यस। ऐसा क्यों, आपको क्या लगता है लड़कियों की साइकोलॉजी में ऐसा क्यों करती हैं लड़कियां? बहुत केयर करती हैं अपने पार्टनर की। ओके। फीमेल्स आर वेरी सॉफ्ट एट हार्ट, हम सब जानते हैं। कितना भी कुछ भी हो, फीमेल्स आर द वन जो कि थोड़ा सा एक इमोशनल एंड पे थोड़ा इमोशनल ज़्यादा होती हैं फीमेल्स। सो उस एंड पे अपने पार्टनर की, अगर हस्बैंड है, हस्बैंड मेरे को, अभी मैं केस के बारे में ही डिस्कस कर लेता हूँ। एक 42 years old गाय, फैमिली कंप्लीट, बच्चे बहुत अच्छी जगह, वेरी वेल टू डू। उसके बाद में दिस लेडी टेल्स हिम, जब एक बहुत डाइवोर्स के एंड पे आ गई बात, कि यू हैव नेवर परफॉर्म्ड नाइसली,
आज तक मैंने ऑर्गेज्म कैसा होता है फील नहीं किया है। आफ्टर दिस टाइम दिस पर्सन कम्स टू माई क्लिनिक और ये बात बोलता है कि सर ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा धक्का है सर, मैं तो जाता था विद इन 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स मैं वापस आ जाता था, होता था, एंड आई यूज्ड टू स्लीप, दिस वाज माय साइकिल सिंस लाइक 28 ईयर्स ऑफ माय लाइफ। अर्ली मैरिज थी उन लोगों की। सो ऑर्गेज्म बहुत फेक करती हैं लड़कियां बिकॉज वो चाहती नहीं है कि कहीं पे भी उनके सामने वाले पार्टनर का कॉन्फिडेंस लूज हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसी उनके एक क्वालिटी को एक्सप्लॉइट करने लगो, जो कि बहुत केसेस में होता है कि अगर फीमेल कुछ नहीं बोल रही है तो मेल्स उसको एक्सप्लॉइट करने लगते हैं और उसी अपनी जो एक टाइमिंग होती है 30 सेकेंड या 5 बार 6 बार स्ट्रोक वॉल्यूम हुई आगे पीछे किया एंड देन दे आर डन, या फिर इरेक्शंस अगर लूज हुए तो भी आधा घंटे तक दे आर डूइंग द सेक्सुअल एक्टिविटी, सामने वाला इंसान इज रिस्पॉन्डिंग टू इट, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अपॉन कि फेक किया उसने, लेकिन मेल पार्टनर ने तो इजैकुलेट कर लिया, फीमेल इज जस्ट लाइक कि भाई सो गई। तो ये चीज हमने बहुत बार देखी है, लेकिन इसमें विजिलेंट किसको होना पड़ेगा, इस चीज़ को थोड़ा सा देखना और समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मेल्स को तो विजिलेंट होना ही होना पड़ेगा, येस, क्योंकि नॉर्मली जो आपका कम से कम 40 to 45 स्ट्रोक्स होने चाहिए, 20 मिनट तक 25 मिनट तक एक सेक्सुअल एक्टिविटी लास्ट करनी चाहिए अलॉन्ग विथ फोरप्ले, अलॉन्ग विथ इंटरकोर्स, और अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो इट्स वेरी गुड एंड यू शुड बी वेरी मच मतलब in talking terms with the partner, did you ejaculate or did you discharge or did you मतलब how did you feel, what did you feel, is there something that we can spice it up। जब आप ऐसी विंडोज दे देते हो तो उस विंडोज पे फीमेल को थोड़ा सा एक टैप ऑन करना आसान हो जाता है, और ये हर इंसान को, हर मेल फ्रेटर्निटी के लोगों को करना चाहिए, बिकॉज अगर सामने वाला इंसान केयर कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि उसकी नीड्स नहीं है, वो नीड्स हैं, वो अगर अपनी नीड्स को दबा रहा है तो ये उसका बड़प्पन है। बट यहाँ पर आपने हमें एक परफेक्ट सेक्स की रेसिपी भी दे दी कि इतने स्ट्रोक्स एंड इतना टाइम इंक्लूडिंग द फोर्थ अगर है तो मतलब दिस शुड बी विद द हार्डनेस, हार्ड ऑन होना चाहिए। अगर वो 10% लूजनेस के साथ भी है ना, वो ऑप्टिमम नहीं है। लोग कहते हैं सर मैं 40 मिनट तक चला, सर मैं 50 मिनट तक चला, सर मैं इतने राउंड चला, सर मैं उतने राउंड, लेकिन जब हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं तो वो कहता था सर हमेशा 10-15% तो लूजनेस रहती थी मेरी। So 10-15% पे you are also not able to feel and you are also faking it, and she is तो obviously she is the receiver, she too has to fake because she can't do anything about it, you can do everything about it, so this is the case scenario, और हमें लगता है ये चीज़ होनी चाहिए। आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ों को स्पाइस अप करने के लिए पीपल आर डूइंग रोल प्लेज, BDSM, हर चीज़ इज इनटू पिक्चर, बट आपको क्या लगता है कहाँ पर उस चीज़ का एक फुल स्टॉप होना चाहिए, बिकॉज थिंग्स ऑल्सो माइट टर्न द अदर वे अराउंड कि कोई ऑफेंड हो जाए, आपको क्या लगता है? रोल प्लेज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर स्पाइसिंग अप द सेक्स लाइफ। बिना रोल प्लेस के, बिना फोर प्ले के, इवन फोर प्ले तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सेकेंड लेवल पे आता है जो रोल प्ले है, जो कि अगर आप व्हेन यू ट्राई टू बी समवन सेक्रेटरी, मतलब वाइफ ट्राइज टू बी समवन सेक्रेटरी एंड यू फील लाइक दैट, यू हैव दैट ऑरा इन योर माइंड, यस आई हैव दिस थिंग, और अगर कुछ भी करता है, हम जो आजकल जो हमने वेस्टर्न वाली सीरीज भी देखी हैं उसमें रोल प्ले का एक बहुत बड़ा वो दिया है कि दिस पीपल कम एज अ नर्स, दिस पीपल कम एज डॉक्टर्स, मतलब बहुत चीज़ें हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और रोल प्ले के साथ साथ जो ये BDSM और में एक चीज़ बस थोड़ी सी ख़राब लगती है, सेडिज्म, बिकॉज सेडिज्म कहीं ना कहीं एक ऐसी टेक्निक है जिसमें लोगों की डेथ भी हो जाती है, बिकॉज चोकिंग इज़ अ पार्ट ऑफ BDSM, बिकॉज समवेयर आपको स्ट्रैंगुलेट करते हैं, आपको हैंग करते हैं, ये सब चीज़ें जब नॉर्मल लोग करने लगते हैं तो उसमें क्या है, हादसे हो जाते हैं बहुत बार लोगों के साथ। अच्छा। तो वो थोड़ा सा एक बैड पार्ट है इन सब चीज़ों का। आपने ऐसे केसेस देखे हैं? I have seen penile fractures in BDSM। अच्छा। मतलब फीमेल साइड से मेरा बहुत एक्सपोजर नहीं है, सो पेनाइल फ्रैक्चर्स मैंने बहुत देखे हैं कि सर आई वाज डूइंग दिस एंड दिस वाज द पोजीशन, एंड उसके बाद में सर पेनाइल फ्रैक्चर हो गया एंड नाउ माय पेनिस इज फ्लैसिड सिंस लाइक 1 year। 1 साल हो गया, आई हैव नॉट गॉट इवन एन इरेक्शन, और कभी कभी पेशाब की नली डालनी पड़ती है पेशाब को बाहर निकालने के लिए, तो इतना ज़्यादा श्रिंक कर गया या कहीं से मुड़ गया है मेरा पेनिस। जिम जो लोग करते हैं वो बहुत स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं, तो उससे हमारी सेक्सुअल हेल्थ कैसे इम्पैक्ट होती है? स्टेरॉइड क्यों ले रहे हैं? अगर हम प्रोटीन भी
एक्सेसिवली ले रहे हैं तो क्या आपको लगता है क्या होता है उससे हमारी हेल्थ को? स्टेरॉइड क्यों ले रहे हैं, सवाल वो है। स्टेरॉइड इसलिए ले रहे हैं ना कि जिससे कि मसल पावर और आ जाए, मसल फूल जाए। पावर की तो बात ही नहीं होती। स्टेरॉइड इज नोवेयर रिलेटेड टू पावर। ठीक है, हम स्टेरॉइड किस लिए ले रहे हैं? वो आपके एक ऐसा आर्टिफिशियल ऑरा बना देती है शरीर के अंदर कि आपकी जो हेल्थ होती है वो एकदम से यू बिकम अ बीस्ट। लोग जो एथलीट्स लेते हैं, जो बहुत सारे लोग जिनको बहुत भागना है या कुछ भी करना है, उसके पहले स्टेरॉइड्स लेते हैं। बट प्रोफेशनली उन सब चीज़ों को यूज़ करना इज़ डिफरेंट। बट आप एस्थेटिकली अच्छा दिखने के लिए, अपनी बॉडी को फुलाने के लिए अगर आप ये सब कर रहे हो, इससे सेक्सुअल डिस्फंक्शन 100% आता है। मतलब ये मैं कभी कहता नहीं हूँ। स्टेरॉइड्स का ओवर्टली यूज करने से, जो ये जिम में डॉक्टर नहीं दे रहे हैं, ये ट्रेनर्स दे रहे हैं। ट्रेनर स्टेरॉइड दे देते हैं, एक बार आदत लगा देते हैं, उसके बाद में स्टेरॉइड्स की साइकिल रिपीट चलती रहती है। सो इट्स अ विशियस साइकिल अगेन। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर जो प्रोटीन्स आप जो ले रहे हो, तो जो भी चीज़ें हैं, आइसो है, जो भी चीज़ें हैं, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी प्लांट बेस्ड है। अगर एक्चुअली में प्लांट बेस्ड है तो प्लांट क्यों नहीं खा ले रहे हो? प्लांट बेस्ड से क्यों पाउडर क्यों खाने हैं? पालक क्यों नहीं खा लेते हो? अगर आयरन चाहिए तो क्यों गोली खा रहे हो? ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ तो सिंथेटिक प्रोसीजर्स होते ही हैं, प्रोसेसेस होती हैं जिससे आपकी बॉडी बूस्ट होती है। लेकिन प्रोटीन्स जो हैं, एक्सेसिव प्योर प्रोटीन, होल प्रोटीन, आपकी गट हेल्थ को डिस्टर्ब कर देता है, डिसरप्ट कर देता है। तो आप ये कह रहे हो कि जो भी लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं और जिनको भी हम जिम में देखते हैं प्रॉपर बॉडी के साथ, इतना ज्यादा पम्प्ड अप बॉडी के साथ, वो मेरे पेशेंट्स हैं, दे आर नॉट गुड सेक्सुअली। कहीं ना कहीं वो सब लोग तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत लोग इन चीज़ों को, जैसे अखाड़े में आप जानते हो, लोग जितने भी एक बॉडी पे कपड़ा होता था वो होता था लंगोट। क्यों होता था लंगोट? एंड वाई इज इट सो टाइटली डन? इट वॉज नॉट सपोर्टर, इट वॉज नथिंग, इट वॉज लंगोट, जिससे कि ब्लड फ्लो पूरा का पूरा उस एरिया में आ जाए। सपोर्टर हैज़ अ वेरी टाइट ग्रिप, है ना, जो मेल सपोर्टर्स आते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी एक कट अंडरवेयर्स की तरह होते हैं, वो रिकमेंडेड नहीं है। टाइटली स्क्रॉटम को और पेनिस एरिया को टाइटली सपोर्ट देना इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, है ना, सपोर्ट देना इज नॉट द इंपॉर्टेंट पार्ट। मतलब टाइटली सपोर्ट देना इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्सरसाइजिंग। एंड जो ये टेरिकॉट के कपड़े पहन के कर रहे हैं, इनसे स्किन के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जो ये पॉलिस्टर बेस कर रहे हैं, बहुत फैशनेबल लगते हैं, लेकिन पसीना निकलेगा और वापस एब्जॉर्ब हो जा रहा है। ऐसे कॉटन उसको एब्जॉर्ब करके बाहर इवेपोरेट करता था। स्किन प्रॉब्लम्स इसकी वजह से आ रही हैं। एसी में जिम कर रहे हैं, सबसे बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस, बॉडी का सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कुछ काम ही नहीं कर पाएगा, तो स्वेटिंग नहीं हो पाएगी, ना ही बॉडी ठंडी हो पाएगी। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, 24 आवर्स एनी टाइम मतलब जिम चले जाओ, ये सब मार्केटिंग गिमिक्स हैं। हमें इन सब चीज़ों को छोड़ के मॉर्निंग का समय, जब पेट बिल्कुल खाली रहता है सुबह सुबह, उस समय पानी पी सकते हैं। चाय भी नहीं पीते, दूध भी नहीं पीते कसरत करने वाले, उस समय आप जिम कर सकते हो, चीज़ें कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा जिम और ये स्टेरॉइड्स के चक्कर में आपको नहीं पड़ना चाहिए। सेक्सुअल लाइफ आपकी डिसरप्ट होगी और इनफर्टिलिटी सबसे पहले दस्तक दे देगी आपको। रात में जो लोग जिम करते हैं, आपके हिसाब से वो गलत है? हाईली 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 रॉन्ग। मतलब पेट में आप जिम कर रहे हो, पेट आपका एक ऐसी, गट हेल्थ सबकी खराब है आज की डेट में। जितने भी जिम कर रहे हैं उनकी भी खराब है, जो जिम नहीं कर रहे हैं उनकी भी खराब है। आईटी प्रोफेशनल्स एक जगह बैठे हुए हैं, उनकी भी खराब है। इन सब के लिए क्या है, और लैक्सेटिव ले लेते हैं। तो बार बार गट हेल्थ को आप इतना ज्यादा चूस ले रहे हो, एक टाइम पे बिल्कुल आपको IBS, लैक्सेटिव्स का मतलब पेट पतला करने की दवाइयाँ। जैसे जो सिरप्स आते हैं, सुबह सुबह मोशंस क्लियर हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को भी नहीं लेना चाहिए। एक्सेसिवली लैक्सेटिव्स आपको IBS की तरफ ले जाते हैं, इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीजेस, जिसमें पूरी इंटेस्टाइन सूज जाती है। जिम कर रहे हैं वो क्या गलत कर रहे हैं? आप थोड़ा वो गलत कर रहे हैं मैडम, क्योंकि पेट में कहीं पे भी अगर अन्न का अंश है, अन्न का मतलब कोई भी फूड पार्टिकल है जो कि रात तक रहेगा ही रहेगा, ओवर द नाइट डाइजेशन हट जाता है, पेट पूरा खाली हो जाता है, ओनली डाइजेस्टिव जूसेस आर देयर। अगर कुछ भी अगर पड़ा हुआ है और पेट के ऊपर आप कुछ भी जिम कर रहे हो, तो क्या करेगा, वो पेट को एकदम से कड़ा कर लेगा उस एरिया को, तो गांठें पड़ जाती हैं बहुत ज्यादा। ये बाद में पता लगता है, नॉट राइट नाउ। आज अगर आप 25 साल पे जिम कर रहे हैं और इस तरीके से रेगुलर कर रहे हैं, आपको 45 साल पे आपका वो जो एक ढलान, जो एक इंक्लाइंड डाउन द लाइन होता है, वो आपका आना शुरू हो जाएगा और प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स पेट से शुरू होती हैं।
स्लीप साइकिल भी सेक्सुअल लाइफ को खराब कर देता है, अगर किसी की स्लीप साइकिल एकदम fucked up है तो। बहुत हद तक बिकॉज हाइपोथैलेमस इज द, जो हमारा ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, वो रिस्पॉन्सिबल है आपकी इमोशनल वेलबींग के लिए। एंड साइकोसेक्सुअल इसीलिए इस विभाग को बोलते हैं हम, ये साइकोलॉजिकल पार्ट इसमें ज्यादा है। अगर स्लीप साइकिल डिसरप्टेड होगी, आपका ओवरऑल दिन भी बहुत खराब जाएगा। सेक्स फंक्शन तो डिसरप्ट होगा ही होगा, बिकॉज दिस इज साइकोलॉजिकली गाइडेड। तो उन सब चीजों को हमें ध्यान देना पड़ेगा। और स्लीप साइकिल तभी गड़बड़ होगी जब पेट की साइकिल गड़बड़ होगी। एक हेल्दी सेक्सुअल लाइफ के लिए हमारा रूटीन क्या होना चाहिए? बहुत स्टार्ट करते कितने बजे सोना चाहिए? ओके, सो अगर हम बात करें ना, हम एक सिंपल सा रूल बताते हैं, 7 to 7 का रूल। मतलब 7 AM to 7 PM ईट वॉट एवर यू वॉन्ट टू ईट। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज हेल्दी नॉन हेल्दी। घर में जो बन रहा है आप खा सकते हो, ओकेजनली बाहर का खा सकते हो, दैट इज वंस इन अ वीक। अगर आप पूरे महीने में 4 बार बाहर का खा रहे हो, 5 बार बाहर का खा रहे हो, घर में जो बन रहा है वो खा रहे हो 7 बजे से 7 बजे तक, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन 7 PM to 7 AM ऑनवर्ड्स, मतलब 7 PM to 7 AM शाम से सुबह तक, शाम से सुबह तक आपको कुछ भी पेट में नहीं डालना है। अन्न का दाना जो कि हार्ड टू डाइजेस्ट है। और आपको अगर दूध, मखाना या पनीर, बहुत भूख लग रही है तो रोस्टेड पनीर, वो भी जो कि घी में रोस्ट हो सकती है 1 चम्मच, अगर वो सब आपके शरीर में रात को जा रहा है ना, वो डाइजेस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी गट हेल्थ अच्छी रहेगी। और मोर ओवर यू विल अवेक फ्रेश इन द मॉर्निंग। ओके, तो इससे आपकी सेक्सुअल लाइफ भी अच्छी होगी। सेक्सुअल लाइफ इससे बहुत अच्छी होती है अगर मॉर्निंग में आप वॉक कर रहे हो, कसरत कर रहे हो, और अगर अपने ही पार्टनर के साथ वॉक कर रहे हो और अगर एक्सरसाइज कर रहे हो, उससे अच्छा सिंक कभी नहीं देखा हमने। मतलब व्हेन दीज पीपल आर कमिंग टू द कपल काउंसलिंग, जिनकी बनती नहीं थी, डाइवोर्सेस के मतलब लेवल पे बात आ गई थी, आई जस्ट आस्क्ड देम टू एक्सरसाइज टुगेदर, दैट्स माई प्रिस्क्रिप्शन। they did it for 1 week, and within 10 days of the treatment they were perfectly fine and they are happy together still. अच्छा, एक और सवाल मेरे दिमाग में ये आया कि आपको क्या लगता है, सेक्स बेकार होने की वजह से कितने डाइवोर्स होते हैं? मतलब अगर आपके पास कुछ ऐसा नंबर है, आपके पास ऐसे कोई एग्जांपल्स है, एक्सपीरियंस है? हाँ, आप एक्सपीरियंस से बताओ, आपको क्या लगता है कि सेक्स की वजह से डाइवोर्स हो जाता है? सेक्स की वजह नहीं, सेक्स बहुत बड़ी वजह है डाइवोर्स का। ओके, इंटीमेट हेल्थ, अगर आपका सिंक आपकी पार्टनर के साथ में नहीं है, आपका एक्चुअली में बेस ही इंटीमेट हेल्थ है। शादी के वरमाला डालने के बाद में वेड यू लैंड इनटू अ रूम, अ सुहागरात, दैट्स आवर कल्चर। व्हाई सुहागरात? बिकॉज दैट्स आवर बेस। वहां से हम एक दूसरे के आपस में सिंक बैठालना चालू करते हैं। अगर वो प्रोसेस ही नहीं हो, अगर वो प्रोसेस अच्छी ना हो, अगर वो प्रोसेस डेड हो, या फिर सेक्सलेस मैरिजेस हो, वहां पे आप क्या करोगे? डाइवोर्स की तरफ जाएगा। बिकॉज फीमेल अल्टीमेटली इज नॉट हैप्पी। हार्मोनल सर्ज बहुत बड़ी चीज है, उसको पैसा पूरा नहीं करता, उसको आपका इमोशनल हेल्थ पूरा करती है, इमोशनल इंटरकोर्सेस पूरा करते हैं, और मोर ओवर एक अच्छा फोरप्ले पूरा करता है। अगर ये सब चीजें इन लाइन हैं तो फिर आपकी जो पारिवारिक जीवन है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। लेकिन अगर इसमें गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं डिसरप्टेड फैमिली का शिकार आपका परिवार हो जाता है। सो एज अ सेक्सोलॉजिस्ट, वुड यू रिकमेंड लोगों को कि वो शादी से पहले एक ट्राई करके देखें कि वो सेक्सुअली कंपैटिबल है या नहीं है? एज अ सेक्सोलॉजिस्ट मैं प्री मैरिटल हेल्थ चेकअप्स के बारे में जरूर बोलूंगा, क्योंकि दैट्स माय जॉब। सेक्स करना है नहीं करना है, प्री हनीमून्स भी आजकल चल रहे हैं, मैंने सुना है, प्री वेडिंग शूट्स तो चल ही रहे हैं, और उसके ऊपर सेक्सुअल एक्टिविटीज होती हैं, बिकॉज वो शूट्स ही अपने आप में इतने इंटीमेट होते हैं। फॉर दैट दे आर डूइंग इट, लेकिन एवरीवन नोज इट। लेकिन ये पर्सनल चॉइस है, ये रिकमेंडेशन नहीं हो सकता। बट अगर फीमेल के एंड पे हम कहें, एक FSH का टेस्ट करा लेना, एक AMH का टेस्ट करा लेना, एक LH हार्मोन का टेस्ट करा लेना, और एक E2 का टेस्ट करा लेना, एस्ट्राडायोल का। इन सबसे क्या पता लगता है? इन 4 चीजों से आपकी पूरी फर्टिलिटी हेल्थ आपको पता लग जाएगी, एक फीमेल की। ऑन द कॉन्ट्रेरी, एक SHBG के टेस्ट करा लेना मेल फ्रेटर्निटी साइड से, एक LH के टेस्ट करा लेना, FSH के टेस्ट करा लेना, और टेस्टोस्टेरोन्स और प्रोलैक्टिन्स करा लेना। ये मेल की पूरी और स्पर्म हेल्थ तो आप जनरली करा ही सकते हो।
सब कुछ आपको इजी तौर पे इन दोनों टेस्ट से मिल जाता है। तो कुंडली के साथ साथ ये टेस्ट्स भी जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वेयर वी आर, बहुत जरूरी है हम विजिलेंट हो जाएं। सेक्स करके पता करना इज नॉट जस्ट अ वे आउट। मेडिकली बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं, अल्ट्रासाउंड्स हैं, आप किसी भी अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते हो, और अगर सब कुछ ठीक रहता है यू कैन गो अहेड विद मैरिज। ठीक है। एक और सवाल जो सबके मन में ये होता है, जो लोग ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, ज़्यादा स्मोक करते हैं, दोनों चीज़ों को अलग अलग लेके चलते हैं। पहले अल्कोहल की बात करते हैं। अल्कोहल पीने से क्या सेक्स लाइफ ख़राब होती है या अच्छी होती है, क्या लगता है आपको? एक्सपीरियंसेस उल्टे हैं। एक्सपीरियंसेस अल्कोहल पीने के बाद में सेक्स लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा। पेशेंट्स बताते हैं कि सर जो मेरी सेक्स जितना अच्छे से मैं नहीं कर पाता था, अल्कोहल के 120 ml 3 पैक पीने के बाद में आई एम ए बीस्ट, मैं कम से कम 40 मिनट्स तक चल सकता हूँ। लेकिन इसके ऊपर आधार बना लेना इसको, ये गलत है। अगर आप ये सोचो कि रोज मैं अल्कोहल पी के जाऊंगा और रोज मैं अच्छा सेक्स करूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। लिवर डैमेज होगा, वो तो कंफर्म है, और वैसोडाइलेशन करता है एक तरीके से, बहुत तेज ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है अल्कोहल। तो आप जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं वो आपके बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो वहाँ पे हम इसको यही कहेंगे, इसको आधार ना बनाएं। लोग इसको आधार बना ले रहे हैं कि 20 mg की गोली खा ली, अल्कोहल ले ली 2 पैक एंड दे आर परफेक्ट। ऐसे लोग 15-15 साल चलते हैं, लेकिन उसके बाद जो एक डाउनर आता है उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ सर्जरी होता है। तो ऐसा करना बंद करना पड़ेगा लोगों को। ऑन द कॉन्ट्रेरी ओकेजनली ठीक है ना, टू स्पाइस इट अप ठीक है, लेकिन ओकेजनली इस चीज का गलत नहीं माना जाता। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम स्मोकिंग की बात करें, स्मोकिंग एंड ड्रग्स कल्चर भी आजकल चल रहा है। स्मोकिंग, मैरिजुआना, ड्रग्स कल्चर, व्हाटएवर, पाउडर्स, मतलब पाउडर्स तो इज अ, मतलब जितने भी आपके केमिकल सिंथेसाइज्ड पाउडर्स आ रहे हैं, इट शुड बी अ नो शो। इट शुड बी अ नो शो। एक बार आप 1 ग्राम या कुछ क्वांटिटी कंज्यूम करने के बाद में अपने करोड़ों ब्रेन सेल्स को डेड कर रहे हो। करोड़ों ब्रेन सेल्स डेड हो जाते हैं उसके बाद, बिकॉज इतनी क्षमता नहीं है उनमें हैंडल करने की जो आप एक रियलिटी देख रहे हो ना। आफ्टर ड्रग्स योर आईज कुछ और देखने लगती हैं, दिस इज द ब्यूटिफाइड वर्जन ऑफ एवरीथिंग, यू हैव दैट एनर्जी इन यू कि आप कुछ भी कर जाओगे, आप रात भर नहीं सो पाते हो। और इन ड्रग्स का सबसे बड़ा एक साइड इफेक्ट होता है, आप रात भर नहीं सो पाओगे, मतलब 24 घंटे आपकी स्लीप डिसरप्टेड होगी। तो ये सब चीज़ें तो नहीं ही लेनी चाहिए। मैरिजुआना और स्मोक को लेकर अगर मैं बात कहूँ कि बहुत ज़्यादा चल गया है, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स मेरे को बताते हैं, लेकिन टॉक्सिन्स, निकोटीन स्टिमुलेट करता है ब्रेन को। अगेन आधार बना लेते हैं लोग, लेकिन निकोटीन क्योंकि बहुत ज़्यादा अडिक्टिव है, सिमिलरली मैरिजुआना भी अडिक्टिव है। तो उस चीज़ के बाद में सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत लोगों की बहुत अच्छी होती है, बहुत लोग बहुत काम हो जाते हैं, दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग। बट स्मोकिंग स्पर्म हेल्थ पे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लगाती है, बिकॉज स्मोकिंग के साथ में स्पर्म हेल्थ बहुत डिस्टर्प्टेड चलेगी। मतलब अभी कह रहे हो अगर कोई स्मोक करता है तो हो सकता है वो सेक्स करने में अच्छा हो, बट उसकी स्पर्म हेल्थ इतनी अच्छी नहीं होगी, तो फर्टिलिटी इज अ क्वेश्चन। फर्टिलिटी इज अ क्वेश्चन देन, बिकॉज टॉक्सिन्स तो, स्मोक जो आ रहा है वो टॉक्सिन्स तो लेकर आ रहा है, और वो पूरे अगर छाती में जा रहा है तो छाती से ब्लड फ्लो भी हो रहा है, तो छाती से जो ब्लड फ्लो जाएगा वो हर ऑर्गन में जा रहा है। अब हर ऑर्गन में सर्कुलेट होके जब वो आएगा तो समवेयर वो पूरे टॉक्सिन्स पूरी बॉडी में चले गए। तो इसीलिए कैंसर और इन सब चीजों का कारण ये बन जाता है, क्योंकि अननेचुरल मल्टीप्लिकेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ सेल्स कर देता है। इसीलिए लिखा रहता है डब्बे पे कैंसर होना तय है। ठीक है जी। सो डॉक्टर संकल्प, एक चीज़ आप ये बताओ कि इसके अराउंड भी बहुत ज़्यादा डाउट लोगों के मन में रहता है कि पीपल हु चेंज देयर जेंडर्स, जी ठीक है, वो क्या उनके अंदर भी ऑब्वियसली उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स भी चेंज होते हैं, राइट, थ्रू अ लॉट ऑफ सर्जरीज, सो डू दे परफॉर्म जैसे नॉर्मल लोगों के परफॉर्म करते हैं? सबसे पहले ना जेंडर चेंज ऑपरेशंस का सोर्स क्या है उसको जानते हैं, है ना। ये क्यों ऐसा लोग करते हैं, क्या बैकग्राउंड रहता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मेल पेशेंट्स आए हैं जो कि गे हैं और बहुत हैप्पीली गे हैं, एंड वो अपना ट्रीटमेंट इसी चीज़ के लिए कराने आए हैं, लेकिन अब वो कंसीव करना चाहते हैं या फिर आगे सामने वाले पार्टनर को एक डिफरेंट एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, तो एक सेक्स चेंज ऑपरेशन की बात चलती है। लेकिन ये सब चीज़ें, ये थॉट भी दिमाग में आती कहाँ से है? ये थॉट आती है आपके बचपन के कुछ एक्सपीरियंसेस से। आप ये जो किसी भी फैमिली मेम्बर ने किसी ना किसी तरीके से कभी ना कभी, ऐसा इंडिया में भी बहुत हुआ है, बाहर ये चीज़ बहुत होती है, ऐसा इंडिया में बहुत हुआ है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी मेल और फीमेल को कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट किया गया है,
या तो चाचा मामा फूफा एनीवन, कोई दूर के रिश्तेदार या तो गलत तरीके से टच करते हैं या फिर पेनिट्रेशन की कोशिश हो चुकी है। या आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इनफैक्ट लड़कियों के लिए तो मैं आपको ऐसा बताना चाहूंगी कि शायद ही कोई लड़की होगी जिसके साथ बचपन में कोई बदतमीजी नहीं ना हुई हुई हो, होगी या बहुत ग्रोपिंग कम। नहीं हुई होगी या हाँ, कि कुछ सब ना नहीं। कुछ किसी ना किसी लेवल पे तो सबके साथ होता है। और ये मेरी जितनी भी लड़कियां दोस्त हैं, हम सब आपस में बात करते हैं, हम सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जब हम शेयर करना चालू करते हैं ना कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर सामने वाला भी करता सामने है वाला भी और फिर करता है। आप एकदम ऐसे स्टेट में चले जाते हो कि यार मतलब सबके साथ ही हुआ है। और प्लस अब मैं और ज्यादा शॉक में इसलिए हूँ क्योंकि लड़कों के साथ भी होता है। लड़कों हमको के लगता है साथ लड़कों बहुत के साथ ज्यादा नहीं होता होता, है। बट लड़कों के साथ भी होता है। बहुत और ज्यादा लड़के होता है। ही करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। मोस्ट ऑफ द केसेस में लड़के ही करते हाँ। हैं। मतलब अभी मैं इसका एक और एस्टोनिशिंग फैक्ट बताऊंगा इसमें कि फीमेल्स कहाँ पे इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में। तो जो भी हिस्ट्रीज लेके आते हैं ना, जब भी हम उनके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, उनके ब्रेन के फंक्शंस और सारी चीज़ें, उनकी साइकोजेनिक रिस्पॉन्सेज, उनके सब कुछ साइकोमेट्रिक काउंसलिंग्स करते हैं, वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं एक चाइल्डहुड ट्रॉमा मिल जाता है। और वो चाइल्डहुड ट्रॉमा में पेनिट्रेशन की हिस्ट्री होती है। इसीलिए एनल साइड में 3 सेंटीमीटर अंदर सिमिलर हार्मोन न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, सिमिलर मतलब नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट हैं जो कि आपकी वजाइना में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा। ठीक है। अब यहाँ पे इस एंड पे फीमेल्स जो फील कर सकती हैं वही मेल फील कर लेते हैं। सो दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज स्टिमुलेटेड एंड इन टर्न दे लूज देयर इरेक्शंस, इन टर्न दे लूज देयर इंटरेस्ट का सोचने का तरीका, इन टर्न दे थोड़ी सी उनकी फंक्शंस, मतलब उनकी टोनालिटी, उनकी चलने के तरीके, उनके बात करने के तरीके में भी आप दिख जाता है कि ये दिस पर्सन इज अ गे और दिस पर्सन इज होमोसेक्सुअल और समवेयर। इट्स नॉट बैड। टू सम इट अप, आप ये कह रहे हो कि जो न्यूरॉन्स आप कह रहे हो हमारे वजाइना में प्रेजेंट होते हैं, दे आर सेम प्रेजेंट इन द एनल पार्ट, और वो इसलिए नर्व एंडिंग्स, उतनी ज्यादा नर्व एंडिंग्स हाँ। एनल में भी प्रेजेंट होती ठीक हैं। है। इसीलिए सोडोमी इज अ कल्चर। अच्छा। सोडोमी इज हैविंग सेक्स थ्रू द एनल कैनाल। हाँ। ठीक है। तो अगर ये पीछे के रास्ते अगर हम सेक्स कर रहे हैं, इन्फेक्शंस तो होते ही होते हैं, लेकिन अगर ये चाइल्डहुड ट्रॉमा है, अगर ये एक मेल फीमेल के बीच में हो रहा है, डिफरेंट थिंग, इट्स योर चॉइस, इट्स नॉट ट्रॉमा। अगर ये कहीं ना कहीं बचपन में अगर आपके साथ हुआ है, लड़की के साथ हुआ है या लड़के के साथ हुआ है, कि दोनों चीज़ें ही कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा दिमाग में आपके डर पैदा कर देती हैं ना कि आप कभी भी ऑपोजिट सेक्स के पास नहीं जा पाते। तो अगर एक मेल बचपन में नॉर्मल था और जी। उसके बाद उनके साथ ऐसी कोई एक्टिविटी हुई तो उनमें वो गे लाइक फीचर्स डेवलप हो जाते हैं? बहुत हद तक हो जाते हैं। मैं सबके लिए नहीं कहूँगा, जो हमारे केसेस आ रहे हैं, जो लोग चाहते हैं, मतलब बहुत लोगों का ऑफिस में भी एक्सप्लॉयटेशन होता है। Okay. बचपन में एक ऐसा एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, ऑफिस में एक बहुत बड़ी पोस्ट पे है, 3 लाख रुपए सैलरी है, एक IT प्रोफेशनल है मेरे पेशेंट। अभी रिसेंटली 1 हफ्ते पहले का केस है, बहुत अच्छी सैलरी, उसने मेरे को पैकेज बताया, उसने मेरे को पोजीशन बताई, उसने मेरे को सब कुछ बताया। कहता है कि लेकिन सर सबसे बड़ी चीज़ एक दिक्कत ये है, मेरा बॉस मेरे को पूरे टाइम जब भी कोई भी सोशल पार्टी होती है, टेक्स मी टू द रूम एंड ही एक्सप्लॉइट्स मी। मैं अपनी वाइफ के साथ में परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ एंड इट हैज़ बीन 3 years मेरी सेक्सलेस मैरिज चल रही है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, लेकिन वो दबा हुआ है बिकॉज उसका करियर ख़त्म हो जाएगा, उसके ऊपर EMIs इतने लाद रखे हैं उन्होंने कि वो छोड़ ही नहीं सकता और वो उसको बदनाम कर देंगे। तो जो एक लड़की के केस में होता है ना कि बदनाम कर देंगे, अगर पता लग गया तो वो लड़की भी उस चीज़ को सहती रहती है। आप एक बार अगर आवाज़ नहीं उठाओ ना तो आपको सहना पड़ेगा। सिमिलरली मेल्स के साथ में एक बार आवाज़ नहीं उठाते हैं ना तो सहना पड़ता है। लेकिन बहुत लोग इस चीज़ से निकलना चाहते हैं, कहते हैं कि नहीं सर, आई वॉन्ट अ नॉर्मल लाइफ, आई हैव अ वाइफ, उसका बच्चा भी है बाय द वे। तो उसके साथ में अगर ये हो रहा है ना, इतने पढ़े लिखे आदमी के साथ में, तो ये किसी के भी साथ हो सकता है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जिनका खुद का कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, अर्निंग नहीं है, उनके साथ तो किस हद तक होगा ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को हमें मतलब नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। आई डोंट नो, नॉर्मलाइज तो ठीक है, ये जो कल्चर चल रहा है LGBTQ, इसके भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं मेरे पास में जो फॉलोअर्स हैं। मतलब लखनऊ में 1 मार्च अगर निकली थी LGBTQ की, आई वॉज द पर्सन हु वॉज इन देयर, आई वॉज होल्डिंग द फ्लैग। दैट डजंट मीन आई एम अ गे, आई एम अ लेस्बियन, आई एम अ एनीथिंग। लोग नॉर्मली भी इन लोग को एक्सेप्ट करें, उसके लिए ये कल्चर चला है। इसके लिए कल्चर नहीं चला यू ट्राई टू बी अ गे, यू ट्राई टू बी अ लेस्बियन। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि भाई व्हाट्स रॉन्ग इन दिस।
अरे भाई नथिंग इज रॉन्ग, इट्स जस्ट दैट योर प्रेफरेंस, आपका प्रेफरेंस क्या है। अब आप उस चीज को ट्राई करने निकल पड़ो उस बात पे, वो गलत माना जाए। वो गलत है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बोर हो गए नॉर्मल से, नाउ दे वांट टू ट्राई समथिंग न्यू, तो दैट इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू यू। दैट्स वेरी मच रॉन्ग। साइकोलॉजिकल इंबैलेंस इतने ज्यादा होते हैं, इरेक्शंस लॉस हो जाते हैं बिल्कुल, एंड यू टेंड टू फील डिपेंडेंट, एंड व्हेन यू आर, मतलब जब आप गिवर नहीं बन सकते हो तो आप रिसीवर ही बनोगे लाइफ लॉन्ग। आप उस चीज को कभी लेकर आगे तो आओगे नहीं। दैट्स ग्रेट डॉक्टर, हमने बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स के बारे में बात करी। नाउ लेट्स मूव टू द सोल्यूशन कि क्या सोल्यूशन है, बिकॉज इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। हर कोई टेंस्ड रहता है इस चीज़ के बारे में, हर लड़के को बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस प्रेशर होता है। तो आप मुझे बताओ कैसे ठीक कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को। आप एक अच्छा लॉन्ग टर्म वाला सोल्यूशन दो, बिकॉज आपको पता ही है ये शॉर्ट टर्म कितने आजकल पिल्स और ये सब हमको दिखाते रहते हैं ऑनलाइन, बट वो जैसे कि आपने बताया वो वर्क नहीं करते। सो एज अ सेक्सोलॉजिस्ट आपके क्या सजेशन है कि क्या उनको एग्जैक्टली करना चाहिए? तो जैसे कि आपने कहा ना अभी भाई कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, दीज आर द ओनली टर्म्स दैट यू नो। इसके अलावा आपको कोई और प्रॉब्लम पता है क्या? यही दोनों वर्ड सबसे ज्यादा फैशन में है। हर आदमी यही कहता है कि सर, मतलब कंसल्टेशन स्टार्ट होता है और मेरे से स्टार्ट करता है कि सर मुझको प्री मैच्योर इजैकुलेशन है, सर मुझको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। लेकिन इरेक्टाइल डिसफंक्शन की एक्चुअल मेडिकल भाषा में देखा जाए तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज इम्पोटेंसी, नपुंसकता है वो। लेकिन नपुंसकता के मापदंड क्या हैं? डिप्लीटेड हेल्थ, डिप्लीटेड मेंटल स्टेटस, डिप्लीटेड आपकी रिपोर्ट्स जितनी भी आएंगी वो डिप्लीटेड आएंगी, नॉर्मल रेंजेस में नहीं आएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता लोगों के साथ में। लोग नपुंसक नहीं हैं, आप इम्पोर्टेंट नहीं हो, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं है। अच्छा, तो ये पॉपुलर किसने कर दी ये टर्म? ये टर्म्स बेसिकली यही दो टर्म्स हैं जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी के लोगों को समझ में आए और उन्होंने उस चीज को यूज करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है। अगर ऐसी प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल नहीं है, अगर ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं फिजियोलॉजिकल है या पैथोलॉजिकल है, तो उसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। और इसका एक वन स्टॉप सोल्यूशन हमारे arunveda.com और askdrjain.com के थ्रू हम लोग दे रहे हैं। एक वेबसाइट से हम लोग कंसल्टेशंस प्रोवाइड करते हैं, ऑन द कॉन्ट्ररी दूसरी वेबसाइट से हम लोग मेडिसिन का डिस्पर्सल करते हैं। तो इन्हीं दोनों वेबसाइट्स पे लोगों को करना चाहिए। और इसका वन स्टॉप सोल्यूशन क्या है? इरेक्टी केयर प्रो। अगर कोई भी पेशेंट हमारी क्लिनिक पे आता है ना, बिना मेडिसिन के, बिना सुई लगाए और बिना मल्टीपल नीडल्स को प्रिक किए आपके पेनिस के ऊपर, अगर हम कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं या बिना इम्प्लांट किए कि इंडियन इम्प्लांट, सिलिकॉन करवा लो, फिलर्स करवा लो, ये सब नहीं करवाना है। हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसी टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है जो कि साइड इफेक्ट ना पैदा करे, जिसके रिजल्ट्स रिवर्सिबल हों। क्योंकि ऐसा इरिवर्सिबल अगर हमने इम्प्लांट लगवा लिया या जो आजकल हाइड्रोलिक पंप्स चल रहे हैं, तो वो सब क्या है, कहीं ना कहीं पेशेंट को साइकोलॉजिकली कहते हैं अब तो मैं वापस ही नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं जिस चीज को रिलीव भी करते हैं। इरेक्टी केयर प्रो ऑन द कॉन्ट्रेरी एक ऐसी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जो कि मेरे फादर डॉक्टर ए.के. जैन इतने सालों से काम कर रहे थे। आज हमें ऑफिशियल पेटेंट है उस मशीन का। और अगर हम इस मशीन की बात करें तो बिना कोई सुई लगाए, बिना कोई चीरा लगाए, विद इन 2 आवर्स ऑफ द प्रोसेस आपके सेंसरी टेस्ट नॉर्मल भी हो जाते हैं और आपके जितने भी ब्लॉकेजेस होते हैं वो आपके पेनिस के ऊपर अपनी आंखों से पहले दिन पे दिखने लगते हैं। इस प्रोसेस में आप करते क्या हो, थोड़ा सा वो बताओ। ये प्रोसेस वर्क कैसे करता है? ओके, ये प्रोसेस बेसिकली आयुर्वेदिक मेडिकेशन और कुछ ऐसे सिरम्स हैं, ऐसे ऑयल्स हैं, ऐसी दवाएं हैं, इनको हम लोग टॉपिकली प्लेस करते हैं, टॉपिकली अप्लाई करते हैं पेनिस के ऊपर। क्या पोटेंसी ज़रूरत है, क्या किसकी ज़रूरत है, वो मेरे फादर डिसाइड करते हैं इसमें। अब हम अगर मशीन में पेनिस एकदम से जा रहा है, उसके बाद में उस मशीन का काम क्या है, इसको एम्बेड कर देना अंदर। और व्हेन दीज नैनो पार्टिकल्स, मोनोक्रोमैटिक गोल्ड पार्टिकल्स गेट इनसाइड योर पेनिस, ये क्या है, माइक्रोवैस्कुलेचर्स, जो बहुत पतली पतली 16,500 नसें होती हैं आपके पेनिस में। अगर इन नसों को इस तरीके का सपोर्ट मिल जाता है, जैसे हार्ट की नलियों को स्टेंट का सपोर्ट मिल जाता है, स्टेंट एक तरीके का मेटल है, एक तरीके की धातु है, अगर उसका सपोर्ट मिल जाता है तो रक्तचाप, जो एक ब्लड सर्कुलेशन, वो नॉर्मल हो जाता है। इसी तरीके से जो ये मोनोक्रोमैटिक गोल्ड होता है, ये भी एक मेटल है और ये बॉडी से आपके बहुत जल्दी आउट भी हो जाता है, तो आपको बिना कोई भी सिस्टमिक परेशानी, मतलब कोई भी ऐसी साइड इफेक्ट्स किए हुए। और अगर हम इस लेवल पे चल के अगर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेते हैं और पेशेंट
अपनी आंखों से पहले दिन पे अपने ब्लॉकेजेस देखता है, तो वो कहता है कि सर मैं इतने सालों से ट्रीटमेंट करा रहा था, 8-10 साल से मैंने इतनी वाइग्रास खाई हैं, लेकिन मेरे को तो ये नहीं पता था कि ये प्रॉब्लम तो यहाँ पे है। और उसके बाद नेक्स्ट 24 आवर्स बाद या 12 आवर्स बाद जब ये एंजियोजेनेसिस, नई नसें बनने की प्रक्रिया चालू होती है, पेशेंट को नेचुरल इरेक्शंस आने लगते हैं जो उसको 2 साल से नहीं आए थे। अच्छा जी। ये कितने देर तक चलता है ये प्रोसेस, कितना टाइम लगता है? सो इसके मैक्सिमम 6 सेशंस हम लोग कर सकते हैं एक कोर्स में विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 30 डेज। 6 सेशन से ज्यादा नहीं करते हम लोग क्योंकि क्लिनिकली वो ठीक नहीं है। 2 सेशंस में ही हमने देखा है पेशेंट्स को एक ऐसा रिलीफ मिल जाता है जो कि वो अपने पार्टनर को फिर से फेस करने के लिए विद द सेम कॉन्फिडेंस दैट दे यूज्ड टू हैव एट 22 इयर्स 25 इयर्स वो रेडी हो जाते हैं और उसके लिए कोई गोली भी नहीं खानी पड़ती। एंड दिस इज अप्रूव्ड बाय Yes, we are using it and this is approved by Intellectual Property Rights of India। और इस पेटेंट को हमें एड्रेस किया गया है आफ्टर 7 years ऑफ बहुत मेहनत लगी इसमें। और लेकिन अब हम इस चीज़ को आगे लेकर चल रहे हैं कि हम इस चीज़ को जन जन तक पहुंचा सकें और मेनली डिफेंस सेक्टर में इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर सकें। सो डॉक्टर संकल्प, नाउ आई वुड लाइक कि आप थोड़ा सा अपनी इस लेगेसी के बारे में बात करें जो इतने सालों से ऑलमोस्ट 98 years या आप इतने पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, आपकी पूरी फैमिली, तो थोड़ा सा बताइए कैसे स्टार्ट हुआ, क्या है हिस्ट्री? सो इट स्टार्टेड विथ माय ग्रेट ग्रैंडफादर हु यूज्ड टू ट्रीट किंग्स। वो राजाओं का इलाज करते थे, राजाओं की बहुत सारी रानियां होती थी, सो these people also needed somewhere कुछ sexual consultant। so वो उसी समय से I still have that board, मैं आपको दिखाऊंगा बोर्ड क्या, उनका हैंड रिटन बोर्ड है। he was a लेखक also। अच्छा, एक चीज आपने भी राजाओं की बात करी, तो ऐसे पहले के टाइम में ये सुनते थे कि राजाओं के पास इतनी सारी रानियां होती थी तो वो फिर एक पॉइंट के बाद बोर हो जाते थे एंड देन दे चोज द गे लाइफ, और तब वो फिर मेल्स से भी ये सब चीजें ट्राई करने लगते थे। तो आप ये क्या सच है? ये सच है, बिल्कुल सच है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे माइथोलॉजीज उसमें लिखा नहीं गया है, लेकिन ऐसी पुरानी किताबें जो देखी जाती हैं ना, अब तो हट गई हैं वो सब, उसमें बहुत सारा ये सब लोग राजा क्योंकि एक्सप्लोर बहुत करते थे। वो अगर चेस भी खेलते थे तो लोगों को खड़ा करके खेलते थे, लूडो भी अगर खेलते थे, इफ यू गो टू दिस प्लेस इमामबाड़ा हमारे यहाँ लखनऊ में है, तो वहां पे पूरा का पूरा चेस बोर्ड बना हुआ है और उस पे लाइव लोग खड़े होके राजा खेलते थे 4 कोनों में बैठ के। तो मतलब वो उनको वैसे गे फीलिंग्स होती नहीं थी, बट जस्ट टू एक्सप्लोर वो बन जाते थे। हर चीज को जीत गए हैं, अब क्या क्या और जीतना है, यू वांट टू बी द अल्टीमेट फाइटर। मेरे को लगा ये बस एक मिथ है, बट दिस इज ट्रू। नाइस, ओके, कंटिन्यू। ओके, सो माई ग्रेट ग्रैंड फादर स्टार्टेड दिस प्रैक्टिस। वो गट हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते थे, बिकॉज गट हेल्थ ही मेन रीज़न था इस प्रॉब्लम्स का, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का। तो वो एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आए थे, वो गैसोलीन, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ। सो गैसोलीन हमारी कंपनी बनाती है। सो इट्स अ जेनरिक प्रोडक्ट अवेलेबल टू ऑल, बच्चे बूढ़े जवान सब खाते हैं उसको एंड एवरीवन लव दैट। उसके बेसिस पे गट हेल्थ को मैनेज किया। लेकिन मेरे जो बाबा जी हैं राजवैद्य डॉक्टर चंद्र कुमार जैन, उन्होंने देखा कि और भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसके बाद में हमारे जो और मेडिसिन हैं उसका शुरू हुआ। फिर मेरे फादर आए तो उसमें उन्होंने देखा, माय दादाजी वाज मेडिकल ऑफिसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सो वो गवर्नमेंट हेल्थ को पूरा का पूरा परस्यू करते थे ओवरऑल हेल्थ को लेकर। अगर पापा जब आए मेरे डॉक्टर AK जैन, तो उन्होंने उस चीज़ को पूरा का पूरा रेगुलराइज किया विद द गवर्नमेंट के GMP सर्टिफिकेशंस, उस समय जो सर्टिफिकेशंस उन सबको गैदर किया, बिकॉज वी वर डूइंग एक्चुअली वेरी गुड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम and still today I'm sitting with you. I hope we are doing really good now too. Definitely. So moreover my father was into new innovations। वहीं से इरेक्टी केयर प्रो की एक शुरू हुई जर्नी, और ही वांटेड के लोगों को स्टेरॉइड्स, लोगों को सिंथेटिक मेडिकेशंस, लोगों को डिप्रेशन का सामना ना करना पड़े। ही ओवरऑल ही इज ऑल्सो अवॉर्डेड बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2018 एज अ चैम्पियंस ऑफ चेंज, बिकॉज ये बहुत बड़ा एक चेंज लेके आए थे वो। अब मैं 4th जनरेशन डॉक्टर संकल्प जैन, मैं मॉडर्न मेडिसिन बैकग्राउंड से ज़रूर हूँ, लेकिन मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न मेथड्स उनको, क्योंकि प्रोटोकॉल हमारा है ऑलरेडी है, प्रोटोकॉल आज 45 सालों से विद गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है,
तो उन दवाओं को तो हम यूज कर रहे हैं, उसके कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं मिले, कभी कोई आफ्टर इफेक्ट्स नहीं मिले। लेकिन मॉडर्न टेक्निक्स में आना तो ये मेरे पापा का डिसीजन था, तुम आयुर्वेद से नहीं करोगे, यू शुड डू दिस MBBS तो वाला आप पार्ट। एक फ्यूजन करो, आप ट्रीटमेंट में भी Yes. इट्स लाइक अ फ्यूजन, जिससे नो साइड इफेक्ट से आप किसी भी पेशेंट को ट्रीट treat करो कर इन अ सकते हैं। मॉडर्न वे। So most ancient medicines, most tested and trusted medicines with the most and the newest technology we have under one roof. We even have IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जिसमें हम नई टेक्निक्स, न्यू माइक्रोस्कोप्स और बहुत सारी नई चीज़ों से हम लोग केसेस को कर रहे हैं, जिससे कि कपल जो भी हमारे पास में आ रहा है, चाहे वो सेक्सुअल डिस्फंक्शन का हो, चाहे वो इनफर्टिलिटी का हो, निराश वापस ना जाए। हमने देखा था कि बहुत लोग 8 साल पहले आज से कि बहुत लोग निराश वापस जा रहे थे क्योंकि एजोस्पर्मिया में कुछ नहीं कर सकते। अब हम डोनर स्पर्म, डोनर एग्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब हम एक रूफ के नीचे करते हैं, लेकिन तभी करते हैं जब ज़रूरत होती है। हम लोग कोशिश करते हैं, जो हमारा 98 ईयर्स से हमारा जो टारगेट रहा है कि इनफर्टिलिटी मुक्त इंडिया हो और उसको इन सब इंजेक्शंस और इतना ट्रॉमा का सामना ना करना पड़े, तो उन्हीं केसेस को IVF में देते हैं जो ज़रूरी हैं। बाकी नेचुरल वे ऑफ कंसीविंग से ही ठीक हो जाते हैं। दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छा लगा आपसे ये पूरी कन्वर्सेशन कर Thank you इस so टैबू much. टॉपिक के बारे में हम इतने कंफर्टेबल हो गए कि अब ऐसा लग रहा है हम बिल्कुल नॉर्मल बात ही कर रहे थे तब से। एंड इट वाज रियली नाइस। ऑडियंस को जो भी क्वेश्चन होंगे बेझिझक बिना शर्माए हमसे कमेंट्स में पूछना। आप प्लीज थोड़े कमेंट्स के रिप्लाई कर देना, for है ना। sure. और अगर Most लोगों ने welcome. चाहा तो हम दूसरा पार्ट भी जरूर करेंगे। थैंक यू सो Thank you so much. मच। Thanks a lot.